चलिए, गास के प्रमेय में पहला हेडिंग रहेगा क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? देखो, जब किसी बंद पृष्ठ पर, जैसे कोई भी पृष्ठ एक ले लिया जाए, ये वृत्त नहीं गोला है, ठीक। इस पर हम एक पृष्ठ ले रहे हैं छोटा सा। ये इतना पृष्ठ हम ले लिए, ठीक। अब क्षेत्रफल सदिश का ये मतलब है कि जब किसी बंद पृष्ठ पर हम बहुत सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं, उसकी दिशा क्या है, उसी के बाहर निकला हुआ लगता है। जब क्षेत्रफल में दिशा भी निकलेगा तो क्षेत्रफल सदिश सदिश बन जाएगा। किसी बंद पृष्ठ पर जब हम सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं, तो उसकी दिशा में उसी के क्षेत्रफल के बाहर, जैसे हम छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं, अब ये उसी दिशा में बाहर निकला हुआ लगेगा, इसलिए यह क्षेत्रफल सदिश होता है, ठीक है। क्या? जब किसी बंद पृष्ठ पर हम सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं, तो उसका उस क्षेत्रफल की दिशा बाहर की ओर निकली होती है, इसलिए उसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, ठीक। क्षेत्रफल सदिश कैसे हुआ? मान लो हम छोटा क्षेत्रफल डी ए लिए हैं, ठीक, और इसकी दिशा ये है। कोई पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है, वो हमेशा क्या है कि कोई पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, उस पे हम छोटा सा क्षेत्रफल ले लिए। अब उस छोटे से क्षेत्रफल की दिशा क्या है ना, उस क्षेत्रफल से बाहर हुई, बाहर निकली हुई लगती है, इसलिए उस क्षेत्रफल के सीधे पर ही उसकी दिशा होती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसकी दिशा दिशा हमेशा इसके अभिलंब के, जैसे मान लेते हैं ये हमारा जो दिशा निकला है, ये इतना हमारा तो क्षेत्रफल ही है, ये हमारा क्षेत्रफल की दिशा है, और क्षेत्रफल क्या है हमारा, ये है, तो मान लेते हैं कि एक ए दिशा में है, तो इसी के सीध में जो अभिलंब रहेगा, अगर हम इसके सेंटर से एक अभिलंब खींचे, तो इसकी अभिलंब और इस क्षेत्र की दिशा दोनों सेम ही होगी, अर्थात ए मान ले रहे हैं कि इस क्षेत्र की दिशा है, और ए यन मान ले रहे हैं इसकी अभिलंब की दिशा है, या सिर्फ यन मान ले रहे हैं कि अभिलंब की दिशा है, दोनों सेम ही दिशा में होते हैं, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे घन कोण। घन कोण, देखिए दूसरा हेडिंग क्या हो जाएगा, घन कोण। दूसरा हेडिंग है घन कोण। देखो, जब किसी गोलीय पृष्ठ से, गोलीय सूक्ष्म पृष्ठ से केंद्र पर, गोलीय पृष्ठ पर अगर सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया जाए, तो उस क्षेत्रफल द्वारा आंतरित कोण घन कोण कहलाता है। कैसे? जब किसी गोलीय पृष्ठ पर सूक्ष्म क्षेत्र लिया जाए या सूक्ष्म खंड लिया जाए, ये, तो इसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ही घन कोण होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं।
अब क्या हुआ कि किसी गोली पृष्ठ पर जब हम सूक्ष्म क्षेत्र लेते हैं तो उस सूक्ष्म क्षेत्र द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण घन कोण कहलाता है। इसको हम ओमेगा से दिखाते हैं, इसको हम ओमेगा से दिखाते हैं। जैसे अभी हमने कहा इससे एक नॉर्मल खींच दिया जाए, अभिलंब खींच दिया जाए, उसकी दिशा ये हो गई। अब मान लो जो ये क्षेत्रफल है इसकी दिशा इधर निकल गई, डी ए की क्षेत्रफल इधर आ गया, और ये किसका है, ये नॉर्मल का क्षेत्रफल है। अभिलंब जो खींचे हैं और जो क्षेत्रफल है दोनों की दिशाएं अलग अलग है, मतलब दोनों के बीच का कोण मान ले रहे हैं थीटा है। ये समझ में आ रहा है किसके किसके बीच कोण बन रहा है? अरे जो हम है देखिए, ऐसे एक गोली पृष्ठ है, उसका जो क्षेत्रफल की दिशा है इधर है, और केंद्र से जो एक अभिलंब हम खींच रहे हैं उसकी दिशा और क्षेत्रफल की दिशा, दोनों की दिशाओं के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। दोनों दिशाओं के बीच का एंगल थीटा है। पहले जान लो घन कोण, फिर से देखो। किसी गोली पृष्ठ पर जब सूक्ष्म क्षेत्र लेते हैं तो उसके द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित होता है उसे हम घन कोण कहते हैं। इसे हम ओमेगा से दिखाते हैं, इसे हम ओमेगा से दिखाते हैं। तो मान लेते हैं जो हम छोटा क्षेत्रफल लिए वो कितना है, डी ए क्षेत्रफल है। कितना, डी ए क्षेत्रफल। और इस गोले की रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर है, इस गोले की रेडियस स्मॉल आर है, और जो क्षेत्रफल लिए वो कितना है, डी ए। तो यहाँ पे घन कोण बराबर, अर्थात इसको हम दिखाते हैं ओमेगा से, ओमेगा बराबर। अब देखो जो सूक्ष्म क्षेत्रफल लिए हैं क्या है हमारा, डी ए अपान आर स्क्वायर। ठीक है, डी ए अपान आर स्क्वायर। इसका मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन। इसका मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। इतना समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण गोले पर घन कोण निकालेंगे। ये तो अभी छोटे से क्षेत्रफल के लिए निकाले थे, ये यहाँ पे डी ओमेगा भी लिख सकते हैं। अब हम पूरे संपूर्ण मतलब पूरे गोले के लिए घन कोण निकालेंगे। तो पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डी ए इक्वल टू, यहाँ पे या तो सिग्मा लगा दो, या तो जब छोटा क्षेत्रफल लिए थे डी ए लिखे थे, अब पूरा ले रहे हैं तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसकी हमें त्रिज्या पता है, तो त्रिज्या पता है तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल। तो एक गोले का क्षेत्रफल जब आर त्रिज्या का हो तो यही होता है। तो हमने क्या किया, पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्या करेंगे, घन कोण बराबर, घन कोण डी ओमेगा था जब छोटे से क्षेत्र के लिए निकाले थे, अब पूरे संपूर्ण के लिए, गोले के लिए निकाल रहे हैं, तो ओमेगा बराबर 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से कट जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। ओमेगा मतलब घन कोण किसी पृष्ठ पर कितना बन सकता है, 4 पाई। घन कोण कितना बन सकता है, 4 पाई। ठीक है। अब हम जो बता रहे थे यहाँ पे, जब सूक्ष्म क्षेत्रफल हम लिए हैं, ये देखो, जब सूक्ष्म क्षेत्रफल लिए हैं तो यहाँ जो क्षेत्रफल की दिशा है ये है, और जो सेंटर से केंद्र से अभिलंब खींचे हैं ये है। मतलब अभिलंब और
क्षेत्रफल के दिशा के बीच, अभिलंब की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा के बीच थीटा एंगल जब कोण बन रहा है तो घन कोण क्या हो जाएगा इसके लिए, डी ओमेगा बराबर डी ए, क्षेत्रफल कितना है, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। समझे ये कैसे आ रहा है कॉस, ये थीटा किसके किसके बीच बन रहा है, जो क्षेत्रफल की दिशा है और जो नॉर्मल की दिशा है दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, इसमें तीन चीजें याद रखना, दो चीजें, एक ये कि किसी पृष्ठ पर कितना घन कोण बन सकता है, दूसरा ये अभी जब नॉर्मल हम जब बताए थे कि नॉर्मल मतलब अभिलंब और ये पृष्ठ दोनों एक ही दिशा में हो, दोनों के बीच कोई एंगल नहीं हो तो ये जीरो हो जाएगा। जब जीरो होगा cos जीरो का वैल्यू 1 होता है तो ये cos हट जाएगा, ये और ये सेम पॉइंट मिल जाएगा। ये कब था, जब दोनों सेम दिशा में थे, और ये कब है, जब दोनों के बीच थीटा एंगल है। ठीक है, ये रहा हमारा घन कोण, इसको याद रखना। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। इसके आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। घन कोण सभी को समझ में आ गया ना। अगला पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। तीसरा हेडिंग क्या हो गया, वैद्युत फ्लक्स। ठीक, चलिए मानते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक क्षेत्र ऐसे रखा गया है। ठीक, कोई काल्पनिक पृष्ठ रखा गया है वैद्युत क्षेत्र में, ये ऑलरेडी किसमें रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र में। देखिए वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। ये किसमें रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र में, वो भी काल्पनिक पृष्ठ है। वैद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। देखिए सर, चलिए इसको हम फाई ई से दिखाते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। मान लो इस पृष्ठ पे हम छोटा सा एक क्षेत्रफल ले रहे हैं। ठीक, अब इसकी क्षेत्रफल कितना है, डी ए। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम मान ले रहे हैं इधर है, ई है, और इसकी क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, थीटा एंगल पर इधर है, डी ए क्षेत्रफल। ठीक, तो हमको वैद्युत फ्लक्स यहां पे निकालना है। तो हम यही कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ में एक छोटा सा हम क्षेत्रफल ले रहे हैं डी ए,
तो इस डीए से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं क्या होगी? तो हम निकालते हैं डी फाई ई इक्वल टू, अब जो वैद्युत क्षेत्र है हमारा सेम है ई ए, तो कहां से होके निकल रहा है? डी ए। देखो वैद्युत फलक हम निकाल रहे हैं कहा? एक सूक्ष्म क्षेत्रफल से, और वो क्षेत्रफल कितना है? डी ए। डी ए क्षेत्रफल, क्षेत्र से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक, अब इस छोटे से क्षेत्र से जितनी वैद्युत रेखाएं होकर गुजरेंगी उसी को हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स। इस छोटे से क्षेत्र से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब देखो, अभी यहाँ पे दिशा का बात नहीं किया जा रहा, क्षेत्रफल की दिशा कहाँ है? जब सेम दिशाएं हैं, किसकी? वैद्युत क्षेत्र की और इस क्षेत्रफल की एक ही सेम दिशा है तो ये हो जाएगी। अगर अलग अलग थीटा एंगल पर दोनों की दिशाएं हैं तो यही बस डी फाई ई इक्वल टू ई, अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। ये कितने सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए है। अगर सभी क्षेत्रफल के लिए निकाला जाए वैद्युत फ्लक्स तो क्या हो जाएगा? इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। E इक्वल टू, सॉरी, फाई, फाई E इक्वल टू E, ये तो कांस्टेंट है, E मतलब सेम है, सभी वैद्युत क्षेत्र कितना है? तो ये सेम है, तो किसके लिए हम निकालेंगे? डी ए के लिए। पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये नहीं निकालना है अभी, ये बाद में निकालना है। चलो, तो यहाँ पर क्या हुआ? सूक्ष्म क्षेत्रफल, जो सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली वैद्युत वैद्युत फ्लक्स कितना है? डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अगर ये कहा जाए सभी पृष्ठ पे अगर निकालना रहे तो क्या करेंगे? फाई ई इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा ई डी ए। ठीक है, क्या करेंगे? जितना जितना अलग अलग लेंगे सभी को हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल, वैद्युत फ्लक्स की संख्या। इसी को या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे समाकलन का चिन्ह ई डॉट टी ए, ये दिशा में होती है। ठीक, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। मान लो कि हमने उस पृष्ठ पर छोटा सा पृष्ठ लिया डी ए, अब इस डी ए से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स की संख्या क्या हो जाएगी? डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए। अब देखो, अगर एक ही दिशा में, कौन? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही ये छोटा सा क्षेत्रफल का भी दिशा होता है। देखो क्षेत्रफल की दिशा हम बताए थे, जो क्षेत्रफल सदिश बताए थे, अब वही उसी में वही लागू होगा यहाँ पर। मान लो इस छोटे से क्षेत्रफल की दिशा इधर है और उसी दिशा में हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो जब दोनों दिशाएं एक ही में है तो हमारा जो एंगल बनेगा दोनों के बीच जीरो बनेगा, इसलिए cos जीरो का वैल्यू 1 होता है। डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट ई डी ए हो जाएगा। अब वही अगर दोनों अलग अलग थीटा एंगल पर कुछ काम करें तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। फाई ई इक्वल टू ई डी, अगर सभी क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा? फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये सिग्मा के साथ सभी को लगा दिया जाएगा। ठीक, सिग्मा लगाने का मतलब बारी बारी जितना भी हम छोटा छोटा पार्ट लेंगे सभी को जोड़ लेंगे या तो समाकलन कर देंगे। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको अब। अब अगला हेडिंग हम पढ़ेंगे गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। गॉस की
प्रमेय, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या हो जाएगी? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखो, एक मान लेते हैं, कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, कैसा भी पृष्ठ हो सकता है ना। मान लो एक हमारे पास पृष्ठ है, ठीक, ये हमारे पास एक पृष्ठ है। इससे होकर जो गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स हैं, देखो, जो ये हमारा पृष्ठ रखा जाएगा हमेशा वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा। जो पृष्ठ होगी तो उस पर कुछ ना कुछ आवेश परिबद्ध होगा। तो वही जो हमारा आवेश परिबद्ध होगा वो हमेशा वैद्युत फ्लक्स क्या करेगा? फाई ई इक्वल टू कितने के? Q/ε0 के। क्या कह रहा है कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध आवेश का 1 आवेश मान लेते हैं Q है, तो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। तो लिखते हैं एक बार फिर से कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई कि माना किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, ठीक, तथा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q है, परिबद्ध आवेश Q है। अब उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली या फिर गॉस की प्रमेय से या फिर उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स की संख्या फाई ई इक्वल टू Q/ε0। ये है हमारा गॉस का प्रमेय। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? तो ये आ कैसे रहा है? चलिए हम बताते हैं ये आ कैसे रहा, गॉस के प्रमेय का फार्मूला। सही है या गलत है इस चीज का प्रूफ चलिए देखते हैं। एक पृष्ठ है हमारे पास, कैसा भी पृष्ठ है, हम यहाँ पे एक छोटा सा पृष्ठ ले लिए। अब इसके केंद्र पे, इस पृष्ठ के केंद्र पे हम मान लेते हैं Q आवेश है और केंद्र O है। अब इससे आंतरिक घन कोण क्या होगा? यहाँ पे ओमेगा होगा, जिसको हम यहाँ पे मान लेते हैं कि थीटा है। रुको एक मिनट, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए अब इसका जो नॉर्मल खींचेंगे हम, ये और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे इसका और यहाँ पे डीए का क्षेत्रफल। अब ये छोटा सा घन कोण बन रहा है, इसलिए यहाँ पे हम डी ओमेगा लेते थे और यहाँ पर थीटा लेते थे, ठीक। अब हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु O पर, जहाँ पे Q है। तो उसके लिए जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1/4πε0 Q/। अब देखो इसकी त्रिज्या कितनी ले रहे हैं हम? R ले रहे हैं। इसकी त्रिज्या कितना ले रहे हैं? R। तो क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 Q/। ये कितना है? R है, तो R²। ये हमको मिला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब हमको निकालना है अभी हम इसके पहले फ्लक्स वाले में क्या पढ़े थे
डी फाई ई इक्वल टू, देखो अभी इसके पहले क्या पढ़े थे, डी फाई ई इक्वल टू, जब यहाँ पे थीटा एंगल में हो तो ई डी ए कॉस थीटा, यही तो पढ़े थे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, ये डी फाई ई इक्वल टू, ठीक। ये वैद्युत फ्लक्स में हम अभी भी पढ़े थे। अब यहाँ पे हम ई का वैल्यू उठा के रख दिए तो डी ए कॉस थीटा बन गया, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे देखिए, अब जो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर है, अभी हम पढ़ाए थे घन कोण, घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, जो शुरू में पढ़ाए थे कि डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, तो यहाँ पे डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर है तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, डी ओमेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा, ठीक। ये हमारा क्या हो गया डी फाई ई। अब हम निकालते हैं पूरे पृष्ठ के लिए, अब हम निकालेंगे निकाल रहे हैं कि पृष्ठ के लिए कितना क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी हट जाएगा क्योंकि अब हम पूरे पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपान, अब क्यू क्या है पूरे क्षेत्रफल पर, आवेश यही है केंद्र पर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम बताए थे डी ओमेगा, ये देख रहे हैं डी ओमेगा, ये ए पृष्ठ पर कितना बन सकता है 4 पाई, शुरू में बताया गया था ना कितना बन सकता है 4 पाई, तो यहाँ पे 4 पाई रखेंगे तो ये 4 पाई कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अभी यही तो निकालना था गाउस के प्रमेय में कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समझे। एक बार फिर से देख लेते हैं गॉस के प्रमेय में कि फार्मूला कैसे आया। किसी पृष्ठ पर मान लो हम छोटा सा क्षेत्रफल डीए ले रहे हैं और उसके अभिलंब और क्षेत्रफल की दिशा के बीच का एंगल थीटा है, और इसके केंद्र ओ पर, पृष्ठ के केंद्र ओ पर क्यू आवेश है और इसकी त्रिज्या आर है, और इसके पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल लिए उसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ओमेगा है, डी ओमेगा है, ठीक। तो हम प्लस की आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर मिल गया। तो हमको यहाँ से फ्लक्स के द्वारा मिला था डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ई का वैल्यू हम यहाँ से उठा के इसमें रख देंगे। अब डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर ये हमारा घन कोण के बराबर होता है, घन कोण डी ओमेगा रख देंगे, तो डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब देखो डी ओमेगा हम बताए थे पूरे पृष्ठ के लिए अब निकाल रहे हैं, जब डी फाई ई था तो ये डी ओमेगा था, अब फाई ई मतलब पूरे पृष्ठ के लिए इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो डी ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 4 पाई, तो 4 पाई रखेंगे 4 पाई कट जाएगा, बचेगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारे गॉस का प्रमेय।